का हमारा टॉपिक है डाइट। तो इन जनरल तो स्पोर्ट्स की लैंग्वेज में जब हम डाइट यूज़ करते हैं तो स्पोर्ट्स मैन की डाइट या स्पोर्ट्समैन्स डाइट वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ मैंने योगिक डाइट इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हम स्पोर्ट्स के साथ साथ योग की भी बात करने वाले हैं। थोड़ा सा मैं फास्ट चलूँगी क्योंकि बहुत सारा है, चीज़ें आपको बतानी हैं, तो थोड़ा सा मैं फास्ट चल रही हूँ। अब सबसे पहले तो हम देखें कि डाइट होती क्या है। तो कोई भी व्यक्ति लिविंग थिंग्स अपनी न्यूट्रिशंस के लिए, अपने शरीर के पोषण के लिए जिन चीज़ों को खाता है या पीता है वो उसकी डाइट कहलाती है। और उनमें वो क्या क्या न्यूट्रिएंट्स लेता है, वो किस तरह के हैं, उस पर डिपेंड करता है उस व्यक्ति के शरीर का पोषण, कि वो कितना हेल्दी है या वीक है। तो डाइट की जो डेफिनेशन है, भोजन जो हम करते हैं, जो चीज़ भी हम खाते हैं या पीते हैं, उनकी एक कंबाइन जो स्टडी है वो डाइट कहलाती है। अब बैलेंस डाइट, ये वर्ड आप लोगों ने बहुत सुना होगा, हर जगह सुनते हैं बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट। तो एक्चुअल स्पोर्ट्समैन के लिए भी एक बैलेंस डाइट होना बहुत ज़रूरी है। एक कॉमन मैन को तो ज़रूरी है ही, बट एक स्पोर्ट्समैन के लिए चूंकि उसको एक्स्ट्रा एक्सर्शन करना होता है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने होते हैं, तो इसके लिए उसकी डाइट जो है वो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी हो जाती है। अब जब हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं तो इसमें मेन क्या क्या चीज़ें आती हैं। कार्बोहाइड्रेट आते हैं जिनको शॉर्ट में हम कार्ब्स कहते हैं, प्रोटीन आता है, फैट आता है, फाइबर्स आते हैं, विटामिन आते हैं, मिनरल आते हैं एंड वाटर आते हैं। और ये जो सारी चीज़ें हैं इनका रेशो जब एक बैलेंस्ड रहता है तब वो बैलेंस डाइट होती है। यदि सपोज हमने कार्बोहाइड्रेट्स बहुत अधिक ले लिए, प्रोटीन कम ले लिया, जो उसका रेशो होना चाहिए वो हमने मेंटेन नहीं किया, तो हम ले सारे एलिमेंट्स रहे हैं, लेकिन वो डाइट क्या बैलेंस डाइट के अंतर्गत आएगी? नहीं, क्योंकि एक पर्टिकुलर जो प्रिस्क्राइब रेशो है वो फॉलो होना चाहिए। इसमें मैं अभी आपको, चूंकि हमको स्पोर्ट्स में ज़्यादा बात करनी है और ये जनरल डाइट का भी प्रेजेंटेशन है, तो मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें स्किप करती जाऊंगी। बाद में यदि टाइम बचा तो फिर मैं आपको रिवर्स करके ज़रूर समझा दूंगी। अब इसमें एक पिरामिड दिया जाता है कि एक जनरल व्यक्ति के लिए लगभग 50% जो है वो वाटर होना चाहिए, 25% उसके जो पूरे दिन की डाइट है उसमें सब्जी और फल होने चाहिए, 20% कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए और 15% प्रोटीन होना चाहिए। उसके बाद आखिरी के जो 10% है वो मिनरल, विटामिन्स, ये सारे होना चाहिए। तो इस तरह से एक बैलेंस डाइट को डिस्क्राइब किया जाता है इस पिरामिड के थ्रू। और स्पोर्ट्स के लिए भी हम इस डाइट को ही लेके चलते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों होती हैं जो स्पोर्ट्स में जब व्यक्ति होता है तो उसको हम एक्सेस में देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटीन या कैल्शियम, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। माइक प्लीज़, जिसका अनम्यूट हो गया वो म्यूट कर लें। अब ये जो 6 चीज़ें होती हैं, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, फाइबर, विटामिन, मिनरल और वाटर, तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो कार्ब्स होते हैं ये एक्चुअली शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये हमेशा प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट इनके साथ ही होते हैं। और ये किस चीज़ में ज़्यादा पाए जाते हैं? जैसे आलू है, किडनी सीड हैं, ब्रोंकोली है, ब्राउन राइस है। तो इस तरह से ये 8 फूड दिए गए हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पर इसको हिंदी में भी हमने कर दिया है कि जिससे जिन्हें प्रॉब्लम होती है उनके लिए ठीक रहे। ये टॉप 5 फूड बताए हैं जिनमें कि प्रोटीन अधिक रहता है, क्योंकि हमारा सेकंड एलिमेंट क्या है? प्रोटीन है। तो जो प्रोटीन होता है इसका मेन काम ह्यूमन बॉडी को बिल्ड अप करना होता है। और ह्यूमन बॉडी का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, जैसे हम एक जब घर में रहते हैं तो उसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? ब्रिक, ईंट।
बहुत सारी नंबर ऑफ ईंट मिलके एक वॉल बनाती हैं, फिर बहुत सारी वॉल मिलके एक रूम बनाती हैं, और फिर बहुत सारे रूम मिलाकर एक घर बनाते हैं। तो वैसे ही जब हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल है। अब सेम फंक्शन और सेम नेचर वाली सेल आपस में कंबाइंड होकर क्या बनाती है? टिश्यू बनाती है। और सेम फंक्शन सेम नेचर वाले टिश्यूज आपस में कंबाइंड होकर कोई एक ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है। और सेम फंक्शन या लगभग उस सिस्टम से रिलेटेड, सेम या रिलेटेड फंक्शन वाले ऑर्गन आपस में मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, और ऐसे 10 सिस्टम मिलकर एक ह्यूमन बॉडी को बनाते हैं। तो ह्यूमन बॉडी की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है सेल, वो बनाने का काम मैन किसका होता है? प्रोटीन का। और उसके साथ ही ये उसको रिपेयर करती है, जो मसल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में उसको रिपेयर करती है। तो एक तो ये सेल्स या ब्लॉक बनाती है, बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है प्रोटीन को। सेकंड, ये रिपेयर करती है मसल्स और बोन को। तो इसीलिए इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है ड्यूरिंग स्पोर्ट्स। साथ ही ये जो हार्मोन्स, आपने नाम सुना होगा कि ह्यूमन बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, जिनसे एक लिक्विड सीक्रेट होता है जिसको हार्मोन्स कहते हैं। और ये जो हार्मोन्स होते हैं ये आपकी बॉडी के लगभग 50 से 60% एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इन हार्मोन्स का बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। यदि ये हार्मोन्स अपने बैलेंस को डिस्टर्ब करते हैं तो कम होने पर भी ह्यूमन बॉडी कोई ना कोई डिजीज़ हो जाएगी, और अधिक होने पर भी ह्यूमन बॉडी में कोई ना कोई डिजीज़ आ जाएगी। तो इनको बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। और ये जो प्रोटीन होते हैं ये एनर्जी का सोर्स होते हैं। फिर ये कुछ फूड हैं जो फैट, हमारा तीसरा एलिमेंट है फैट। तो ये कुछ फूड हैं जिनसे फैट मिलता है, और फैट के बारे में डिटेल जब हम स्पोर्ट्स के इसमें आएंगे तब हम अधिक डिटेल में इन सबको पढ़ेंगे। फैट में भी दो तरह की कैटेगरी हो जाती है। एक तो होता है कि जो गुड फैट है, और एक होता है जो बॉडी, ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो जो गुड फैट होता है वो हमेशा एक सर्टन लिमिट में लेना कंपलसरी होता है। लेकिन जो बैड फैट होता है वो हमारी बॉडी की बहुत सारी सिस्टम्स को इंक्रीज कर देता है या डिस्टर्ब कर देता है। तो इसलिए ह्यूमन बॉडी बैलेंस रहने के लिए ज़रूरी है कि फैट की जो क्वांटिटी है वो एक लिमिट में हो। सॉरी, करंट गया है, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। वॉइस आ रही है मेरी? कोई भी अनम्यूट Yes, करके? ma'am. Yes. ओके। Yes, ma'am. तो नेक्स्ट हम आते हैं, फाइबर पर आते हैं। और फाइबर ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ये भी दो तरह के होते हैं, इनसॉल्युबल और सॉल्युबल फाइबर। इन दोनों के भी अपने अपने बेनिफिट होते हैं, और एक स्पोर्ट्समैन के लिए इनकी अपनी एक आवश्यकता होती है। और ज़्यादातर ये फ्रूट्स, वेजिटेबल, सीड, नट्स, इनमें ये अधिकता से मिलते हैं। फाइबर डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, और एलिमेंट्री कैनाल के लिए ये बहुत ही अच्छा है और हेल्दी माना जाता है। कॉन्स्टिपेशन के लिए फाइबर एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट माना जाता है। एक मिनट। ओके।
ये सेम चीज़ को हिंदी में किया है कि जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो तो वो हिंदी में भी देख सकते हैं। फाइबर का एक और इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो है कि ये इंटेस्टाइन में जो माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं उनको बढ़ावा देते हैं। आपने दो तरह के बैक्टीरिया के नाम सुने होंगे, प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक। और ये दोनों बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि जो डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं। तो इन दोनों को बढ़ाने का काम फाइबर करता है। फिर विटामिन, तो विटामिन लगभग 13 तरह के विटामिन होते हैं। A, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, C, D, E, K। तो ये लगभग 13 तरह के विटामिन होते हैं। और विटामिन्स सेल के फंक्शन के लिए, सेल के जितने भी फंक्शन होते हैं उनको नॉर्मल रखने के लिए विटामिन बहुत ज़रूरी होते हैं। ये सारे विटामिन्स की लिस्ट दी है, A, C, D, E, K। B1 को थायमाइन भी कहते हैं, B2 को रिबोफ्लैविन भी कहते हैं, B3 को नैंसिन कहते हैं, B6 पायराडॉक्सिन कहते हैं, B12, B5, B7 ये इनके यहाँ नाम सहित दिए हुए हैं। इनके जो फंक्शंस हैं ये बहुत डिटेल में ये दिए हुए हैं, जो अभी प्रेजेंट में हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। अब ये विटामिन रिच फूड जो होते हैं ये मोस्टली वेजिटेबल्स होते हैं या फ्रूट्स होते हैं। और इस पिक्चर में जो भी वेजिटेबल्स दिख रहे हैं ये सब रिच विटामिन होते हैं। डार्क कलर के जितने भी फ्रूट्स होते हैं उनमें विटामिन्स की क्वांटिटी बहुत अधिक होती है। मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट, लीफी जो होते हैं, लीफ वाली जो वेजिटेबल्स होते हैं उनमें विटामिन्स काफ़ी पाए जाते हैं। विटामिन इसके साथ कुछ ऐसा नॉन वेज जो रहते हैं उसमें भी विटामिन पाए जाते हैं, जैसे कि एग में हुआ, और कुछ सर्टेन तरह के फिश हुआ, फिश लीवर हुआ, तो इस टाइप के कुछ नॉन वेज वाले भी फूड होते हैं जिनमें विटामिन पाए जाते हैं। विटामिन ई, ये सारे फूड्स दिए गए हैं जिनमें वो, जैसे इसमें विटामिन B6 रिच होता है इन सारे फूड्स में। तो ये बहुत समझाने की शायद ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ सिर्फ ये दिया है कि ये फूड है और उसमें कौन सा विटामिन, जैसे विटामिन सी है, वो इस पिक्चर में जितने भी फ्रूट्स बने हैं या वेजिटेबल्स बने हैं उनमें विटामिन सी रिच होते हैं। ये B5 दिया है। मिनरल, बॉडी में मिनरल की भी बहुत अधिक ज़रूरत होती है। और ये जो मिनरल होते हैं ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं या कंपाउंड होते हैं, और ये बॉडी में जाकर बहुत सारे फंक्शन ऐसे होते हैं, जैसे हार्मोन्स, एंजाइम का प्रोडक्शन, ये सारी जो चीज़ें हैं ये मिनरल जो है मैनेज करते हैं। मेनली जो मिनरल है वो हेल्प करते हैं टिश्यू को मेंटेन करने में, और ह्यूमन टीथ, इनको दोनों के कंस्ट्रक्शन में, मसल्स कंस्ट्रक्शन में, इवन ब्रेन में जो नर्व्स के इम्पल्सेस होते हैं, जो ब्रेन में मैसेज ट्रांसफर होता है एक ब्रेन से दूसरे ब्रेन में, उसमें भी ये हेल्पफुल होते हैं। मिनरल्स जो होते हैं वो आयरन, मैग्नीज, कॉपर, आयोडीन, जिंक, कोबाल्ट, फ्लोराइड और सेलेनियम, ये मेन मिनरल होते हैं जो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत अधिक ज़रूरी होते हैं। और ये मोस्टली इनका जो अमाउंट ह्यूमन बॉडी के लिए ज़रूरी होता है वो हमारे खाने से मिल जाता है, लेकिन फिर भी कभी कभी इनकी कमी हो जाती है, तो डॉक्टर अलग से सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब करता है उन मिनरल की पूर्ति के लिए। कैल्शियम, जिंक,
आयरन, ये सारे मिनरल में ही आते हैं। मिनरल के बाद आता है, इसके यूज़ क्या है मिनरल के। सबसे पहले तो ये केमिकल एलिमेंट है, ये बोन, टीथ, इनको बनाते हैं। इसमें आयरन भी पाया जाता है मिनरल में, और आयरन का मेन काम क्या होता है कि जो ब्लड में आरबीसी पाई जाती है, मतलब लाल रक्त कणिका जो पाई जाती है, उसमें एक एलिमेंट पाया जाता है हीमोग्लोबिन। तो हीमो का मतलब ही आयरन होता है। और ये कैसे बनता है, ये इस हीमोग्लोबिन के थ्रू जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, इनहेल के थ्रू जो ऑक्सीजन लंग्स में जाती है, वो इस आयरन की प्रेजेंस में ही ब्लड में एब्जॉर्ब हो पाती है, और फिर ये पूरे बॉडी में जाती है, ट्रांसपोर्ट करता है ये ब्लड, और बॉडी के हर एक सेल में जाके वो ब्लड की ऑक्सीजन वापस, आयरन और ऑक्सीजन अलग अलग होते हैं, और उस सेल को ऑक्सीजन मिलती है। तो अगर देखें तो आयरन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। आप लोगों ने अक्सर एनीमिक है ऐसा वर्ड सुना होगा, तो उसमें आप देखिए हमेशा जो आयरन होता है उसकी कमी हो जाती है। और जो भी जिसका हीमोग्लोबिन कम है नॉर्मल रेंज से, या जो एनीमिक है, तो डॉक्टर उसको आयरन टैबलेट या आयरन के इंजेक्शन ही प्रिस्क्राइब करते हैं। सेकेंड, ये जो टिश्यूज होते हैं उसको स्ट्रक्चर उसका बनाकर रखते हैं। फिर ये एसिड बेस बैलेंस रखते हैं, जिससे जो पूरी बॉडी का पीएच है वो न्यूट्रल रह पाए। एंजाइम सिस्टम को ये मेंटेन करते हैं, और नर्व में इम्पल्स ट्रांसमिशन का काम करते हैं। मतलब अगर सपोज मेरे हाथ ने किसी चीज को टच किया, तो यहाँ से जो मैसेज ब्रेन तक जाता है और ब्रेन से वापस मैसेज आता है, तो इसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स के थ्रू ये मैसेज जाता है। न्यूरॉन्स उसको एनालिसिस करता है कि ये मैसेज क्या है, अब वापस उस ऑर्गन को भेजना है। सपोज नॉर्मल हाथ को मैं टच कर रही हूँ, तो इसका मतलब ओके कोई हार्मफुल नहीं है, बट यहाँ पर एक मान के चलिए कि कैंडल है जो जल रही है, उसकी फ्लेम को यदि मैं टच कर रही हूँ, तो ब्रेन से तुरंत रिवर्स मैसेज आता है कि मैं यहाँ से हाथ हटा दूँ, क्योंकि वो हार्मफुल है। तो ये जो पूरे इम्पल्स ट्रांसमिट होते हैं, इनमें मिनरल्स का मेन रोल होता है। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, मान लीजिए मेरा हाथ फैला हुआ है और इसको मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ, तो ये कॉन्ट्रैक्शन में भी मिनरल्स हेल्प करते हैं। एनर्जी को ये रिलीज करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स मेनली वैसे 3 होते हैं, सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड। इनको ही इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है, लेकिन कई जगह मैग्नीशियम और कैल्शियम को भी इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में कई बुक्स में रखा गया है। अब ये इलेक्ट्रोलाइट का सबसे पहला तो काम क्या है कि आपके बॉडी में पानी को संतुलित अवस्था में रखना। यदि मान लीजिए एक्सेस हो रहा है, तो उसके यूरिन के थ्रू उसे बॉडी से आउट करना। यदि कम हो रहा है तो बॉडी में कुछ ऐसे सिम्टम्स क्रिएट करना जो हम आगे पढ़ेंगे, कि आपको पता चल जाए कि आपके बॉडी में पानी की कमी हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ओंठ सूखना, गला सूखना, और आप अपने आप को हाइड्रेट कर पाए। और जब आपका वाटर बैलेंस बॉडी का मेंटेन रहेगा, तो आपके जो भी प्रेशर है, जैसे ब्लड प्रेशर है, लिम्फ एक प्रेशर से जाता है, तो सारे प्रेशर्स जो हैं वो अपने करेक्ट पोजीशन में रहेंगे। क्योंकि यदि ये प्रेशर भी कम या ज़्यादा होते हैं, तो वो जो पर्सन है वो किसी एक बीमारी उसको हो जाती है। और ये हाई ब्लड प्रेशर, जब कोई भी व्यक्ति के में सोडियम की अधिकता हो जाती है, तो वो हाई ब्लड प्रेशर से इफेक्टेड हो जाता है। यदि पोटेशियम अधिक हो गया तो वो लो बीपी से इफेक्टेड हो जाता है। तो इस तरह ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सारे फ्लोस के प्रेशर को करेक्ट रखने के लिए। ये जो भी लिम्फेटिक सिस्टम कभी आप पढ़ेंगे, तो उसमें हमेशा ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण ही जो लिम्फ और ब्लड के बीच में एक्सचेंज होता है, वो उसी प्रेशर के कारण होता है। तो ये उस प्रेशर को रेगुलाइज करता है। मायोकार्डियल रिदम, मतलब आपका जो हार्ट है उसमें जब कार्डिक मसल्स सिकुड़ती हैं,
कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्ट होने को ये इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन करता है। एंजाइम्स की एक्टिविटी को मेंटेन करता है। और एसिड बेस बैलेंस हम पढ़ चुके हैं। एटीपी, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी फ्रॉम ग्लूकोज। आपने पढ़ा होगा कि जब हम कोई भी खाना खाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। और ब्लड का काम होता है कि वो अपने साथ में हमारे बॉडी के हर एक सेल को ऑक्सीजन और ग्लूकोज सप्लाई करता है। और जब मान लीजिए मेरे इस सेल्स में ग्लूकोज और ऑक्सीजन स्टोर है, अब मुझे जब इसको हिलाना हुआ तो मुझे एक एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो ये एनर्जी कहाँ से आती है, ग्लूकोज वापस टूटता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, और एटीपी एडिनो ट्राइफॉस्फेट बनाता है, जो एक तरह की एनर्जी है। और उस एनर्जी के कारण हम मूवमेंट कर पाते हैं। तो उसको रेगुलेट कौन करता है, इलेक्ट्रोलाइट से ही वो रेगुलेट होती है। अब सबसे मेन आता है पानी। चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स हो, एथलीट हो या नॉर्मल पर्सन हो, पानी उसकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी का लगभग 70% जो एरिया है वो पानी से बना हुआ है। तो यहाँ पर कुछ रेशो दिए है, जैसे ब्रेन में लगभग 75% वाटर है, ब्लड में 83। तो ओवरऑल अगर हम एवरेज देखें तो लगभग 70 से 75% पानी उसके शरीर में, ह्यूमन बॉडी में रहता है। और अगर ये पानी की क्वांटिटी गड़बड़ होती है तो उसके जो ब्लड ट्रांसपोर्टेशंस होते हैं, या उसके साथ ऑक्सीजन, ग्लूकोज जो भी ब्लड के साथ ट्रांसपोर्ट होता है या लिम्फ ट्रांसपोर्ट होता है, वो सभी मैकेनिज्म गड़बड़ा जाते हैं। और जब पानी की कमी होती है, इसके काम क्या क्या पहले ये देख लें। ये हर एक सेल का सबसे मेन कंपोनेंट है पानी। ये रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन और ग्रोथ के लिए पानी होना बहुत जरूरी है। डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन को लंग्स से कंप्लीट बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए बहुत जरूरी है। बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। अगर कोई शॉक लगता है अचानक से, तो उस शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए या एज ए एब्जॉर्बर काम करने के लिए पानी का होना बहुत जरूरी है। ज्वाइंट्स में ये लुब्रिकेशन देता है, जिससे ज्वाइंट्स में आपस में फ्रिक्शन नहीं होता है। और ज्वाइंट्स की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें ये मॉइस्चर को बना के लगता है। जब हम खाना खाते हैं तो वो पूरे उसके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होके जो वेस्ट बचता है उसको बाहर की तरफ पुश करना और बॉडी से बाहर करना बिना पानी के संभव नहीं है। हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर के लिए भी पानी की बहुत ज़रूरत है। तो ओवरऑल आप देखें कि बिना पानी के बॉडी की हर एक एक्टिविटी इफेक्टेड होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन बॉडी में लगभग 70 से 75% वाटर होता है, और जैसे ही इसका परसेंटेज 70 से डाउन होने लगता है तो वो ह्यूमन डिहाइड्रेशन की कैटेगरी में आ जाता है। और उसमें क्या क्या रिस्क फैक्टर हो जाते हैं, एक तो उसका ब्लड क्लॉटिंग होने का रिस्क फैक्टर हो जाता है, इन्फेक्शन डिजीजेस उसको होने का डर हो जाता है, किडनी स्टोन और कॉन्स्टिपेशन। तो ये मेजर प्रॉब्लम है कि डिहाइड्रेट या जो पानी कम पीता है उस व्यक्ति को ये होनी शुरू हो जाती है। डिहाइड्रेशन के सिम्टम क्या हैं, यूरिन का कलर डार्क हो जाता है, स्किन ड्राई हो जाती है, मसल्स ड्राई हो जाते हैं, और हाई ऑस्मोलॉजी एंड कॉन्सेंट्रेट यूरिन, मतलब जो यूरिन होती है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में और डार्क होती है। हाइपरटेंशन हो जाता है, बीपी उसका बढ़ जाता है, स्वेटिंग उसकी कम हो जाती है। इस तरह से आप देखें तो कार्डिक, उसका जो ट्रैकिया कार्डिक है वो हाइपरटेंस हो जाता है। स्किन स्किन के टारगर रिड्यूस हो जाते हैं, यूरिन आउटपुट रिड्यूस हो जाता है, वो थका हुआ और उसके मसल्स फटीग फील करते हैं। इवन बहुत अधिक जब वो डिहाइड्रेट हो जाता है तो वो कंफ्यूजन की स्थिति में आ जाता है, उसका ब्रेन सही डिसीजन नहीं ले पाता है, उसको
आलस आने लगती है, उसको चक्कर आने लगते हैं, हो सकता है उसको सिर दर्द होने लगे। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं, ये डिहाइड्रेशन के होते हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं कि हमारा जो एथलीट है उसके मील क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो जो सारी वैरायटी है फूड की जिससे वो बैलेंस डाइट आ सके, वो बैलेंस डाइट उसकी होनी चाहिए। उसमें क्या क्या होना चाहिए? होल ग्रेन, ब्रेड, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, पर्टिकुलर लीफी ग्रीन वैरायटी मतलब हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, फिर कुछ अगर वो नॉनवेज खाता है तो मीट, और कुछ ऐसे डेयरी प्रोडक्ट जिनमें फैट की मात्रा थोड़ी सी कम है। अब जब ये बैलेंस डाइट लेता है तो उसका हैबिट एंड बिहेवियर दोनों ही न्यूट्रिशंस होता है, और वो अपनी ऑप्टिमल बॉडी वेट और बॉडी फेट लेवल को मैं परफॉर्म करने के लिए सक्षम होता है। तो यहाँ पर एक पिक्चर में दिया है कि उसको लगभग 33% हाई क्वालिटी प्रोटीन एंड फैट, 33% उसको वेजिटेबल्स फ्रूट्स लेना चाहिए, और 33% बचे हुए कार्ब्स लेना चाहिए। तो इस तरह से उस एथलीट की डाइट जो है वो बैलेंस रहती है। अब जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसके लिए ट्रेनिंग कर रहा हो या परफॉर्मेंस कर रहा हो, तो परफॉर्मेंस तो ऑब्वियसली उसके काफ़ी समय बाद आएगी। स्टार्टिंग तो शुरू होगी कि जब वो आता है आपके पास और ये बोलता है कि मुझे ये स्पोर्ट्स में आना है और इसकी मुझे प्रैक्टिस करनी है। तो तभी ये बहुत ज़रूरी है कि उसके लिए मील प्लान जो है वो बना लिया जाए, कि उसका एक डाइट चार्ट प्रिपेयर कर लिया जाए। उससे पूछा जाए कि वो किस तरह का खाना खाता है, क्या क्या चीज़ें खाता है, किस समय खाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो डाइट तो बिल्कुल ठीक रहता है लेकिन उसका समय ठीक नहीं रहता है। तो ये सारी चीज़ें पूछना उससे बहुत आवश्यक हो जाती हैं, और उसके लिए एक सबसे पहला काम डाइट चार्ट को प्रिपेयर करना हो जाता है। अब उसके लिए जो न्यूट्रिशंस है, अगर वो प्रॉपर हेल्दी बैलेंस डाइट लेता है तो सबसे पहले तो वो स्ट्रांग और हेल्दी रहेगा, क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो स्ट्रांग और हेल्दी रहे। अब वो बैलेंस डाइट क्या क्या है? अगेन वही है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स। ये सारी चीज़ें उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। और जब वो हमेशा इस डाइट, ऐसा नहीं कि एक दिन दो दिन फॉलो किया फिर छोड़ दिया, उसको रेगुलरली इस डाइट को जब वो फॉलो करेगा तो उसका बॉडी हेल्दी स्ट्रांग रहेगा और वॉइस उसकी ब्रेक हो बड़ा वाइब ब्रेक हो रही हाँ एक्चुअली ना लाइट नहीं है तो शायद इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो इसलिए जिससे उसकी खेलने की बड़ा क्षमता में वाइब वो ब्रेक हो रही है, बिल्कुल नहीं आ रही। नहीं आ रही है।